विद्यार्थियों, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 जैव ऊर्जा बायो एनर्जी पढ़ेंगे। आपको पता है वर्तमान में जैव ऊर्जा का बहुत महत्व है, इसलिए इस पाठ के वर्तमान की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए ध्यान करते हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में विश्व में ऊर्जा की कुल खपत लगभग 82% भाग अनवीकरणीय स्रोतों से तथा शेष 18% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त हो रही है। 82% भाग तो अनवीकरण स्रोतों से और 18% नवीकरण स्रोतों से हो रही है। अनवीकरण और नवीकरण। जैव ऊर्जा जैविक स्रोतों से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। जैविक स्रोत जीव जंतु हैं वो स्रोत, और उनसे उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। जैविक स्रोतों से जैसे कि मान लीजिए गोबर है, तो गोबर के माध्यम से गोबर गैस बनाई जा रही है, उस तरह से। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोगी लक्षण बताइए। नवीकरणीय जो ऊर्जा है उनके उपयोगी लक्षण क्या है? पहला, सस्ती व स्थानीय स्तर पर उत्पन्न की जा सकती है। एक तो सस्ती होती है और स्थानीय स्तर पर इसको बनाया भी जा सकता है। दूसरा, इसमें CO2 व SO2 कम उत्पन्न होती है, जिससे प्रदूषण कम होता है। इसमें CO2 और SO2 भी कम उत्पन्न होगी, जिससे कार्बन ज़्यादा फैलेगा नहीं, तो प्रदूषण भी नहीं होगा। तीसरा, कच्ची सामग्री सहज ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। कच्ची सामग्री मान लीजिए गोबर है, तो वो गाय से सहज ही मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। कचरा है, इस तरह से इसका पुनर्निर्माण संभव है और फिर इनका पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है। बचे हुए अपशिष्ट का पुनर्निर्माण भी किया जा सकता है। हेडिंग है जैव ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। जैव ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं? देखिए, जैव भार, जलावकाष्ठ, गोबर और गोबर गैस, मीथेन, बायोडीजल, बायोडीजल में वसीय तेलों से, और पेट्रोपादप से, सेवालीय हाइड्रोजन फैक्ट्री, स्टार्च व लिग्नोसेल्यूलोज के इथेनॉल, इस तरह से। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जैव भार। वह सभी पदार्थ जिसकी उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती हैं। वह सभी पदार्थ जिसकी उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है जैव भार कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए देखिए, जलकुंभी, मक्का, गोबर। दूसरा, ये जैव भार हो गए। दूसरा, काष्ठ। काष्ठ का मतलब वुड, लकड़ी, सामान्य प्रकार का ईंधन है। भारत में लगभग 50% से अधिक जनसंख्या काष्ठ ईंधन का उपयोग करती है। देखो अभी तो आपके जो LPG गैस आ गए हैं, जिनकी वजह से काष्ठ का उपयोग कम हो गया है। बाकी इससे पहले का जो टाइम था उसमें ज़्यादातर लोग काष्ठ का उपयोग करते थे, जैसे लघु उद्योग में भी करते थे और घरेलू कार्यों में भी करते थे। उत्तम ईंधन काष्ठ वाले प्रमुख पादप। उत्तम ईंधन काष्ठ वाले प्रमुख पादप कौन कौन से? देखिए हिंदी में, और इनके वैज्ञानिक नाम भी है। देखो, बबूल देसी, इसका वैज्ञानिक नाम है अकेसिया नीलोटिका। अकेसिया नीलोटिका या नाइलोटिका। कुमटा, अकेसिया सेनेगल। अंग्रेजी बबूल, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। खेर, अकेसिया कटेच्यू। जामुन, साइजियम क्यूमिनाई। खेजड़ी, प्रोसोपिस साइनेरिया। अर्डू या महानीम, एइलैंथम एक्सेल्सा। आम्ब, मेजीफेरा इंडिका। सलाइया लुबान, बोस्वेलिया सीरेटा। दोगड़ा, एनोजिसस पेंडुला। रोज, अकेसिया ल्यूकोफ्लोइया।
इस तरह से ये हिंदी नाम और ये वनस्पति के नाम। एपोमिक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। फिर तीसरा आता है गोबर एवं गोबर गैस। पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग कंडे बनाकर जलाने में किया जाता है। कंडे को अगर हम लोग अपनी सामान्य मारवाड़ी भाषा में बोले तो वो जो थेपड़ी बनाते हैं, जो गोबर की छोटी छोटी थेपड़ियाँ बनाते हैं ना, उसको कंडे बोलते हैं। जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के किण्वन से उत्पादित गैस को बायोगैस कहते हैं। जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के किण्वन से उत्पादित गैस को बायोगैस कहते हैं। मोस्ट गोबर गैस संयंत्र में अवायवीय किण्वन 3 चरणों में पूर्ण होता है। कैसे होता है देखिए। नंबर 1, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में अपघटित करना, जटिल को सरल बना देंगे। दूसरा, आंशिक वायवीय व अवायवीय किण्वन द्वारा सरल पदार्थों को पहले कार्बनिक व अंत में एसिटिक अम्ल में बदलना, विभिन्न प्रकार की किण्वन क्रिया। तीसरा, सलरी को सुखाकर खाद में उपयोग किया जाता है। बाद में जो सलरी बचती है, लुगदी बचती है, उसको सुखाकर खाद में उपयोग किया जाता है। तो देखिए गोबर गैस संयंत्र का ये चित्र है, किस तरह से ये गोबर जल होता है, ये गैस होल्डर होता है और डाइजेस्ट होता है, और ये जो गैस होता है इसके अंदर मीथेन और CO2 होती है। तो इस तरह से ये गोबर गैस की व्यवस्था होती है और इस तरह से हम गैस प्राप्त करते हैं विभिन्न प्रकार के माध्यम के द्वारा। इसका डाइजेशन होता है और डाइजेस्ट होने के बाद में इस तरह से ये गोबर गैस होती है जो हमें गैस के रूप में मिलती है। आगे हैं मोस्ट नोट में देखिए, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अजीतमल स्थान पर 1961 में गोबर गैस अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की गई। 1961 में बायोडीजल होता है। जैविक पदार्थों से प्राप्त डीजल जैसे तरल पदार्थों को बायोडीजल कहते हैं। जैविक पदार्थों से जो प्राप्त डीजल होता है ना, उसके जो तरल पदार्थ है उसको बायोडीजल कहते हैं। इनका रासायनिक नाम वसाम्ल, मैथिल एस्टर, और इनके जो खोजकर्ता थे जिसका नाम था रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल ने 1895 में तेलों का उपयोग कर इंजन बनाया था, इसलिए इसको जैसे रुडोल्फ इंजन डीजल, तो इसलिए इसको कहते हैं बायोडीजल। इसी वैज्ञानिक के नाम के इनको सम्मान देने के लिए इसका बायोडीजल नाम रखा गया है। अब इनके जैविक स्रोत कौन कौन से, इसके बायोडीजल के जैविक स्रोत 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला वानस्पतिक वसीय तेल, जिसके अध्ययन कौन कौन से होते हैं, रतनजोत होता है। दूसरा अरंडी होता है। पेंट्रोपादप जैसे कंपोसिटी और यूफोर्बिएसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनके। अब नोट के अंदर देखिए, निकट भविष्य में ये पादप तरल ईंधन के वैकल्पिक स्रोत हो सकते हैं, इसलिए इसे पेंट्रोपादप कहते हैं। अगर मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो निकट भविष्य में ये पेंट्रोपादप हमारे काम आएंगे। भारत एवं राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन, तो देखिए भारत में अभी 30% पेट्रोलियम की उत्पादन नहीं कर पाता है और 70% पेट्रोलियम उसे विदेशों से आयात करना पड़ता है। अमेरिका, इराक से हम लोगों को ये तेल प्राप्त करना पड़ता है। अब जैसे रतनजोत जेट्रोपा कर्कस वैज्ञानिक नाम से निकलने वाला तेल तथा भविष्य में रतनजोत और करंज के वृक्षों को उगाया जाएगा, जिससे हम लोग विभिन्न प्रकार से पेट्रोल और बायोडीजल प्राप्त करेंगे। बायोडीजल का महत्व किसमें होता है? सनहैक लुब्रिकेंट में काम आता है। CO2 को निलंबित कणों की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है। निलंबित कण की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती है तो प्रदूषण भी कम होता है। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व आय के सहायक होता है। वैकल्पिक मान लीजिए आने वाले समय में एक विकल्प साबित होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय का साधन भी बनेगा। कम उपजाऊ, असिंचित व बेकार पड़ी जमीन सदुपयोग होगी। कम उपजाऊ, मान लीजिए कोई अनउपजाऊ जमीन है उसका भी उपयोग हो जाएगा। जो बेकार पड़ी जमीन है उसके अंदर भी बायोडीजल के पादप लगा के प्राप्त किए जा सकते हैं। स्टार्च व लिग्नोसेल्यूलोज से इथेनॉल का निर्माण। स्टार्च फसलें कौन से धान्य और कंद होती हैं? शर्करा फसलें में गन्ना और चुकंदर होता है। इन फसलों से प्राप्त
स्टार्च शर्कराओं को द्रव इथेनॉल में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव इथेनॉल के अंदर इसको परिवर्तित किया जा सकता है। पौधों का मुख्य घटक सेल्यूलोज होता है। शैवाली हाइड्रोजन फैक्ट्री। शैवालों में उगने वाली प्रकाश संश्लेषणी वनस्पति सन 2000 में एनोटेसियोस मेलिस ने प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया कि शैवालों को दिन के समय अगर गंधक व ऑक्सीजन की आपूर्ति अवरुद्ध कर दी जाए, गंधक और ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिले उसको, तो शैवालों की उपापचयी क्रियाएं बदल जाती है तथा प्रकाश संश्लेषण के अंत में O2 के स्थान पर H2 उत्पन्न हो जाती है। वहाँ O2 उत्पन्न नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी और उसकी जगह हाइड्रोजन उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 20 पूरा हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।